खबर में खुश आमदीद। मैं हूं आपका रिजवान सईद कादी। नाज़रीन, कुछ खबरें और फिर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तारुफ भी करवाएंगे। बानी पीटीआई का एतराफ़ उनके लिए मज़ीद मुश्किलात लेके आएगा। उन्होंने ये एतराफ़ किया है कि पुरअमन एहतजाज का मैंने कहा था GHQ के सामने और किसी ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की एज़ इफ ही वाज डिटरमिन्ड टू से दैट टू द पब्लिक। क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले से पीछे हट गई है? वो मीटिंग जो है वो इल्तवा का शिकार हो गई है, जिसके बारे में मुबैना तौर पर कहा जा रहा था कि इसमें इस पर पाबंदी, इस पार्टी पर PTI पर पाबंदी के हवाले से कोई फैसला किया जाएगा। उधर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की बहाली जो है मोहतरमा आलिया नीलम साहिबा, चीफ जस्टिस पंजाब हाई कोर्ट, उन्होंने जो है लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने ये फैसला बहाल रखा, तो ये सिलसिला किधर जाएगा? और इन IPPs के होते हुए कहा जा रहा है 60 अरब रुपए तक, 60 अरब डॉलर की हम एक्सपोर्ट्स लेके जाएंगे। तो हुजूर इन IPPs के होते हुए तो बड़ा मुश्किल लगता है। मेरे साथ मौजूद है जनाब मुनीफ फारूक साहब। किसी ताज नहीं हुजूर, आजकल तो मैं ये अगर कहूँ कि यू आर इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, तो गर्म गर्म खबरें देने के हवाले से बात यह है कि ये फरमाइए, कुछ बातें तो आपके सामने आ गई और पूरे मीडिया में वो उन्होंने गर्दिश की। अब सिलसिला क्या है? सवाल मेरा ये है कि दूसरी समत में अगर हम खान साहब को देखते हैं तो ही डजंट बज, ही हार्डली बादर्स, और इधर से भी हम देख रहे हैं। तो क्या स्ट्रेटजी आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? क्योंकि अभी तक तो जो केसेस बने वो ओवरटर्न भी हो गए। अब आने वाले दिनों में क्या आप देख रहे हैं और ख़बरें क्या हैं आपके पास? क्योंकि कोई रिकॉन्सिलिएशन तो नज़र नहीं आ रही। मुनीब साहब। काई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी ज़रा नवाजी है। हैसियत एक साफ़ी मैं तो खबर दे सकता हूँ और पहले भी मैंने खबर ही दी। अब खबर ये है काई साहब के, जिस तरह आपने भी निशानदेही की कि रिकंसिलिएशन या तस्फिया तो दूर दूर तक उसके चांसेस नहीं है। एक सोच जो कि इमरान खान साहब के अंदर है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो एक स्पोर्ट्समैन है, कि वो उनके जहन में यही होता है कि जब ऑप्शन खत्म हो जाए तो आप मजीद लड़ाई करें। अब जाहिर बात है, जो तरीके इंसाफ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे भी यही नजर आता है कि वो बाकायदा तौर पर वो भी एस्टेब्लिशमेंट को अपनी तरफ से एक जवाब दे रहे हैं या टेक ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बाद तो बहसियत एक सियासी जमात, एक जो देखिए जो मुझे नजर आ रहा है बहसियत एक सहाफ़ी के, बाकी गैब का मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह ताला की जात को है, जो बहसियत सहाफ़ी मुझे नजर आ रहा है वो तो तहरीक इंसाफ के लिए मजीद ज़ुबू हाली और तबाही है। एस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह से बिल्कुल हिलने के लिए तैयार नहीं। वो 9 मई के वाक़े को अपना फोकस उनका वहीं पर है। रादर वो उनका जो कोर इशू है वो उसका न्यूक्लियस है और उसी से हर चीज़ एमिनेट होती है, उसी से हर चीज़ निकलती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से बहुत सा काम शुरू हो चुका है जो हुकूमत या रियासती इदारे अपनी स्ट्रेटजी के तहत कर रहे हैं, और एक बाकायदा तौर पर एक बड़ा हैवी डोसियर तैयार किया जा रहा है जिसमें ना सिर्फ 9 मई के हवाले से मामलात रखे जाएंगे, शामिल होंगे, बल्कि उसके साथ साथ जो डिजिटल दहशतगर्दी की तारीफ के अंदर लाने के लिए या उस तारीफ के अंदर लाने के लिए जो आर्टिकल 17 या इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 212 के अंदर मौजूद है, उसमें तहरीक इंसाफ को बहसियत एक जमात फिट इन करने के लिए एक पूरा डोसियर तैयार किया जा रहा है और वो काम शुरू कर दिया गया है। पहले भी बहुत सा मवाद मौजूद था और रियासत का, पाकिस्तान की मुक्तदरा का और हुकूमत पाकिस्तान का यकीनी तौर पर मुकम्मल इरादा है कि वो एक बड़ा हैवी डोसियर तैयार करके एक डिक्लेरेशन भिजवाना चाहते हैं पार्टी के ऊपर पाबंदी के हवाले से। इसमें तो अभी कोई दो राय नहीं है। जहां तक बात इत्तेहादियों की है तो इत्तेहादी आइसोलेशन में कुछ स्टेटमेंट्स तो जरूर दे देंगे, लेकिन जब ब्रॉडर कंसेंसस रिक्वायर्ड होगा या असेंट देनी होगी किसी एक मामले के ऊपर तो वो मौजूद होंगे और वो वही करेंगे जो पाकिस्तान की मुक्तदरा उन्हें करने के लिए कहेगी, क्योंकि पाकिस्तान की मुक्तदरा ये समझती है कि उनके पास जो आर्ग्यूमेंट है वो बहुत मजबूत है और उनका इस्तदलाल बहुत ज़्यादा मजबूत है। और जो तमाम इत्तेहादी, तमाम पार्टीज जो कि हुकूमती उस बुके का हिस्सा हैं वो वही वो तो एक तरफ है, हुकूमत एक तरफ है, सरकार एक तरफ है, इदारे एक तरफ है। मगर सवाल मुनीफ फारूक साहब, आप एक कानूनदान भी हैं, ये फरमाइए कि अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो तो कोर्ट में होगा, चाहे आर्टिकल 17 को के जरिए जाएं या 6 के जरिए जाएं। वहाँ पै दर पै हमें देख रहे हैं कि हुकूमत को मायूसी हो रही है। तो आप समझते हैं कि ये इतना मजबूत केस होगा कि यहाँ वो सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर सकें?
देखिए, उस केस को डिफेंड करना या उस डिक्लेरेशन, अगर मैं केस से ज्यादा कहूंगा उस डिक्लेरेशन को डिफेंड करना जो कि पार्टी पर बैन करने के हवाले से या दहशतगर्दी या आर्टिकल 6 के हवाले से जो मामला चलाए जाएंगे। बहरहाल हमारे मुल्क में एक तारीख मौजूद है, आर्टिकल 6 का मुकदमा बना परवेज मुशर्रफ साहब मरहूम पर, तो उसको इसके लिए एक बाकायदा तौर पर एक स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया गया और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया। क्या इन शख्सियात के लिए भी वही होगा? और जो आर्टिकल 6 की कार्रवाई के हवाले से जो प्रेमिस है वो तो ये मेनली के लिए वो मजहर आलम साहब का एक एडिशनल नोट है, क्या उसके ऊपर गवर्नमेंट बेस करेगी या वाकई कुछ और चीजें भी शामिल करेगी? जो पाबंदी के हवाले से है मामला या आर्टिकल 6 के हवाले से, बहरहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब पाबंदी के हवाले से जो मामला है, जब डिक्लेरेशन जाता है तो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सुप्रीम कोर्ट। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून अब मौजूद है, चीफ जस्टिस साहब अकेले बेंच नहीं तश्कील देंगे। ऐसे मामले पर मुझे लगता है कि दोबारा एक बड़ा बेंच कम से कम बनेगा या फुल कोर्ट बनेगा। दुरुस्त निशानदेही आपने भी की कि कंसेंसस तो नहीं है और बहुत से जज साहिबान यही कहेंगे कि पार्टी पर बैन नहीं होना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, या हुकूमत का जो आर्ग्यूमेंट है या डिक्लेरेशन है उसमें झोल है या वो फ्लिमजी है या उसमें इतना कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है किसी जमात या किसी जमात के लीडर के खिलाफ। लेकिन बहरहाल आपने देख लिया, मैं बसद एहतराम अर्ज करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद फैसले दिए लेकिन उन पर अमल दरामद कहाँ हुआ। तो यहां अगर सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद नहीं भी करती या रिजेक्ट कर देती है हुकूमत का डिक्लेरेशन, तो वो डिपेंड करता है उस वक्त के हालात क्या होंगे। क्या 9 मई एक ऐसा वाकया है जिसके ऊपर तमाम जजेस आंखें बंद कर लेंगे और कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है? क्या डिजिटल दहशतगर्दी के जुमरे में पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ का डिजिटल विंग नहीं आता? ये बड़ा मुश्किल प्रोपोजिशन होगी, इतना आसान नहीं होगा जजेस के लिए भी कि वो बिल्कुल ही राइट ऑफ कर दें हुकूमत का डिक्लेरेशन। मैं इस बात को मानता हूं कि बहुत से ऐसे जज साहिबान हैं जो पार्टी बैन करने जैसा एक्सट्रीम स्टेप नहीं चाहेंगे और वो समझेंगे कि पार्टी को रेप्रिमांड किया जा सकता है। एक बात और आपने बहुत बड़ी कही है, मैं चाहता हूं आपसे, ये आपने कहा कि अगर जाहिर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए इवन वो फौज को बुला सकती है और वही उसकी यानी इदारे हैं इम्प्लीमेंटेशन के, कौन सी आर्टिकल है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी मूव कर सकती है सिक्योरिटी आउटफिट को। मगर सवाल ये है कि अगर वो, मैं एक मफरूज़े की बात करता हूँ, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि नहीं जनाब ये तो मेरिट पे नहीं है, वो नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर क्या सरकार के पास क्या होगा, मुक्तदरा के पास क्या रेमेडी होगी अगर उनकी ये बात नहीं मानी जाती? देखिए, मुक्तदरा ज्यादा से ज्यादा आप क्या कहेगी डिक्लेरेशन के ऊपर? आप रिव्यू फाइल करें या ना करें वो तो क्या होगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट, मैं हम लोग मफरूजे पे बात करें, अगर सुप्रीम कोर्ट उसे रिजेक्ट कर देती है और नहीं मानती रियासत का इस्तेदलाल, लेकिन वो बेसिकली ये होगा, वो क्योंकि जो उसका तरीका कार कानून में लिखा हुआ है वो ये कि डिक्लेरेशन जाता है, अगर डिक्लेरेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर वो वहां से अनाउंसमेंट नहीं होती, वो डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करके अपना वर्डिक्ट या अपना जो कंक्लूजन है लिख के अदालत भेज देती है वापस वजारत दाखिला को। वजारत दाखिला फिर एक रेजोल्यूशन ऑर्डर ऑफ द पार्टी जारी करती है और उसके नतीजे में अगर मेंबरान सेनेट के, कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली के हों तो वो फॉर द सेड पीरियड ऑफ दैट असेंबली और सेनेट वो डिस्क्वालीफाई तस्वर किए जाते हैं। लेकिन अगर मुक्तदरा का जो इस वक्त या हुकूमत का जो मौक़िफ़ है पार्टी बैन करने के हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट नहीं तस्लीम करती, तो आइन तो इसके ऊपर खामोश है। सुप्रीम कोर्ट की डिक्लेरेशन फाइनल है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये पार्टी बैन करने के लिए डिक्लेरेशन वैलिड नहीं है और इसमें रीजंस नहीं थी, तो कानूनी तौर पर तो कोई ऑप्शन नहीं है फिर मुक्तदरा के पास के सिवाय इसके कि चले। एक सवाल और मुनीफ फारूक साहब, मैं आपकी चूंकि शख्सियत के हमजद पहलू हैं, आप तजिया निगार भी हैं, मुझे ये बताएं कि अल्टीमेटली जितने भी एक्शंस हुए उन्होंने 2022 में तकरीबन एक पौधे की तरह मुरझा गई थी पीटीआई, और फिर इसको पानी दे दे के हमने तनोमन, मेरी राय है अगर इसको 2-3 साल करने दी जाती है हुकूमत तो शायद इसकी ज़रूरत ही न पड़ती। अब सवाल मेरा ये है कि अगर ये हो भी जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट मान लेती है जनाब 17, खान साहब की जो इस वक्त पोजीशन है वो ये है कि वो अगर अपनी जो है एक पीटीआई की बजाय ये साबित हो चुका है कि एक बैंगन लीग बना दें तो बंदे, यानी प्रॉब्लम वहां है। प्रॉब्लम ये है कि वी आर पुशिंग पीपल टुवर्ड्स हिम एंड दे आर गोइंग फॉर वट एवर रीजंस। तो प्रॉब्लम तो वहां है, वो तो सॉल्व होता नजर नहीं आता जब तक खान साहब है।
देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर सियासी रगड़े के, तमाम तर मसाइल के बावजूद आज भी एक मुसल्लम जमात है, मजबूत है, अपनी जगह खड़ी है, वोटर सपोर्टर सब कुछ मौजूद है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी वहीं पर, या उनको लोगों ने मैंडेट अभी रिसेंटली भी दिया, अच्छी बड़ी सीटें दी, मुतनाज़ा इलेक्शन के बावजूद उनके पास एक मैंडेट है। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है। ये तमाम चीजें फैक्ट्स हैं, इनको मैं तब्दील नहीं कर सकता। अगर कोई इससे डिसएग्री करेगा तो वो बदजानती करेगा। लेकिन इशू यहां पर ये है काजी साहब कि इस वक्त मसला सियासी किसी जमात के लिए तो ये है, क्योंकि सवाल मेरे से ऐसा सहाफी भी है कि जो मुक्तदरा है या जो ताकतवर लोग हैं उनसे करता है कि नहीं वो फलाना बहुत मकबूल है और मैंडेट और हुकूमत और ये सब कुछ, तो उसका जवाब ये होता है कि नहीं, अगर कोई मकबूल है तो वो हमारा मसला तो नहीं, वो तो सियासी जमातों के आपस के मसाइल हैं। अगर किसी की हुकूमत है तो वो हुकूमती मामलात है, हमारा उससे ताल्लुक नहीं। जो शख्स रियासती इदारे या रियासत के खिलाफ काम करेगा, जो पार्टी रियासत के खिलाफ काम करेगी, उसके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। इमरान खान साहब के गले में बदकिस्मती से ये तौक 9 मई का लटक चुका है। उससे पहले एक तौक उन्होंने खुद लटकाया था, वो एक जुनून में वो था कि वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से वो सबोटाज करना चाहते थे। अभी 9 मई नहीं हुआ था तो मैंने उस पर लिखा भी, मैंने अर्ज भी किया टेलीविजन प्रोग्राम्स में कि इमरान खान साहब जो कर गुजरे हैं 9 मई बाद में हुआ। मैंने पहले अर्ज किया था कि जो कर गुजरे हैं उसकी माफी नहीं मिलेगी, और बहसियत सहाफी मेरे पास वो खबर थी। और आज अगर मैं देखूं तो उस बात को कहे हुए 1.5 साल हो गया है, तो क्या आपको माफी मिलती नजर आई? तहरीक इंसाफ एक मकबूल जमात है, लेकिन आपको क्या गुंजाइश सियासत के अंदर तहरीक इंसाफ के लिए नजर आई? जवाब है नहीं। यही खबर है और आज भी यही खबर है कि चाहे रावी उल्टा बह जाए, चाहे हालात बदल जाएं, लेकिन मुक्तदरा के पास ना इमरान खान साहब के लिए माफी है, ना तहरीक इंसाफ के लिए सियासत में कोई जगह है। इसके बरक्स जाकर, इसके खिलाफ जाकर कोई कितना ही मकबूल या मजबूत क्यों ना हो, क्या वो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कर पाएगा? दिलों के अंदर से लोगों को आप नहीं निकाल सकते, लेकिन कबूलियत एक फैक्टर है जो हमारे मुल्क के अंदर हमेशा मैटर करता रहा है। मैं ये खबर बहसियत एक सहाफी काजी साहब आपको दे रहा हूँ। कल हमारे मुल्क में उल्टी गंगा बह जाए, हालात मुख्तलिफ हो जाएं, जो इक़्तिदार में है वो अपोजिशन में चले जाएं और जो अपोजिशन में है वो इक़्तिदार में आ जाए, वो और बात है। लेकिन फिलहाल मुझे कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन एक और भी मैं एक हिस्टोरिकली आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि 2018 का इलेक्शन सब कहते हैं किस तरह इमरान खान साहब जीते, फिर मुकदमा चला और उसमें बाजवा साहब का नाम आया। वही बाजवा साहब जो हैं मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून के मुताबिक वो RTS बिठाने वाले थे, फिर वही थे जिन्होंने इमरान खान को रास्ता दिखा दिया। तो ये तो फॉर्चून्स फ्लक्चुएट, इतना डेफिनेटिव कैसे कह सकते हैं आप मुनीब भाई? बात यह है काजी साहब कि मैं कोई डेफिनेटिव बात तो नहीं कर रहा, मैं तो आज का हकीकत बता रहा हूँ। आज आज की हकीकत मैं आज की हकीकत आपको बता रहा हूँ ना। मैं कम से कम अपनी जात तक, मेरे पास तो ये सलाहियत नहीं है कि मैं कल के बारे में प्रेडिक्शंस करता फिरूं। मैं तो जमीनी हक़ाइक़। ये बताएं कि ये जो इतराफ किया उन्होंने, अगर खान साहब ने इतराफ किया, और मैंने देखा तो नहीं, मेरी टीम मुझे बता रही थी कि जब वो इतराफ कर रहे थे तो बाबर अवान साहब ने शायद आगे बढ़ के कोई बात करने की कोशिश की, बट ही वाज सो डिटरमिन्ड कि उन्होंने कहा कि जी मैंने कहा था कि पुरअमन एहतजाज करें हमारे एक अहम इदारे के सामने। तो आप क्या माइंड सेट है ये, और वो क्या सोच रहे हैं, और कि वो बिल्कुल एक सुसाइडल हो गए हैं? काजी साहब ये सुसाइडल भी है, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या ये अब उन्होंने किसी जज में के सामने या अदालत में तो ये नहीं कहा, रिपोर्टर्स के सामने कहा, मुताद्दिद जगह रिपोर्ट हुई गो कि असद कैसर साहब इसे डिनाई करते फिर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप ये बात तस्लीम करते हैं कि मैंने कहा कि GHQ के सामने जाके एहतजाज करना, पुरअमन करना, अगर मुझे गिरफ्तार किया गया, मैं ये कहूं काजी साहब कि मैंने आपके दफ्तर के बाद सड़क ब्लॉक कर देनी है या एक सड़क ब्लॉक कर देनी है, लेकिन जिन लोगों को मैं ब्लॉक करने के लिए भेजूं वो गाड़ियों के शीशे तोड़ने लग पड़े, तो जो रियासत है वो मुझे सजा इस बात पर कम नहीं देगी कि मैंने तो सिर्फ कहा था जी कि रोड ब्लॉक करें, मैंने नहीं कहा था कि पत्थर मारें। मैंने उन्हें एक रीजन प्रोवाइड की थी वहां होने की और उस रास्ते को बंद करने की। दैट इज एनफ क्राइम। जो ऑन टॉप ऑफ दैट है वो रियासत की बात है कि भाई आपने रीजंस तो प्रोवाइड कर दी, आपने लोगों को रास्ता भी लगा दिया कि रियासत के रास्ते बंद कर दो,
तो अब वहां पर जो लोगों ने किया, आप उसकी लाइबिलिटी से खुद को कैसे एग्जोनरेट कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं? दूसरी बात, कायसा मैं आपको एक और बात बता दूं कि आज की हकीकत वो है जो मैंने बयान कर दी, लेकिन जो लोग पाकिस्तान की फौज की क़यादत को जानते हैं, मैं तो नहीं जाती तौर पे जानता, मैं तो कभी नहीं मिला जनरल आसिम मुनीर साहब से, लेकिन जो लोग जनरल आसिम मुनीर साहब को जानते हैं वो ये कहते हैं कि ही इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट जनरल बाजवा साहब वाज। जनरल बाजवा साहब की एम्बिशंस या उनकी जो क्लाउड था वो बड़ा मुख्तलिफ था। जनरल आसिम मुनीर साहब इज अ नो नॉनसेंस मैन। सेकेंडली, बहुत फर्क है तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी में। तहरीक इंसाफ ने जो कर दिया, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वो करने का सोच नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें उनका अंजाम पता था। जो हमारे मुल्क में आज हो रहा है वो एक नई तर्ज की तारीख लिखी जा रही है। इसका विनर कौन होता है, मुक्तदरा या इमरान खान, ये सिर्फ वक्त बता सकता है, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आज की तारीख में मुक्तदरा जीत रही है और इमरान खान की जमात तमाम तर मकबूलियत के बावजूद हार रही है। अच्छा मुनीर भाई, माई लास्ट क्वेश्चन टू यू, वो ये कि ये मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है, जो सीट्स हैं, ये अब इतनी लंबी डेट डाल दी काजी फाइज साहब ने, जो हमने मिनट सामने आए, उन्होंने कोशिश भी की, तो अब जाहिर आप पहले कह चुके हैं भाई इम्प्लीमेंटेशन तो कहीं और होनी है। व्हाट डू यू सी द फ्यूचर ऑफ दिस डिसीजन दैट हैज ऑलरेडी बीन टेकन? रिव्यू तो इसका 2 महीने बाद होगा, क्या देख रहे हैं? नहीं, बात यह है काजी साहब के रिव्यू के अंदर ना वैसे भी स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। 99% रिव्यूज रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज उनके अंदर कुछ चीजें एस्टेब्लिश नहीं हो पाती। वही जज सुनते हैं एसेंशियली जिन्होंने ओरिजिनल डिसीजन दिया होता है। बट सवाल यहाँ यह है इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मैंने सबसे पहले खबर दी बहसियत एक सहाफी कि यह फैसला रियासत का है कि उस पर अमल दरामद नहीं होगा। आपने इलेक्शन कमीशन का प्रेस रिलीज भी दे दिया, देख लिया। It is a clear-cut rebuttal of what Supreme Court had said in its order, in the short order. लेकिन Meaning thereby, my interjection, मगर अगर उनको ना भी दें तो वो उधर दूसरी तरफ भी तो सीटें नहीं जा सकती आईनी तौर पर, एटलीस्ट। बात यह है काजी साहब कि यही तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि दूसरी तरफ ना जाएं, लेकिन क्या इनको मिलेंगी तहरीक इंसाफ को? जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये कि नहीं मिलेंगी। वो 39 और 41 का जो फर्क है उसी के ऊपर मामला लटका रहे। वो सवाल फिर वही मुनीर भाई आता है कि फिर वो लेजिस्लेशन नहीं हो पाएगी अगर उधर नहीं जाती। मगर थैंक यू वेरी मच मुनीर फारूक साहब, व्हेन एवर यू कम हमें बहुत सी खबरें भी देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, मगर और अब बात करेंगे वो बुनियादी इशू IPPs पे। अब तो इस मुल्क की इंडस्ट्रियलिस्ट अवाम तो बिलबिला रहे हैं, अवाम को कौन पूछते हैं भाई, वो तो तब ही पूछते हैं जब वो बांग्लादेश बना दें। तो ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल एक ब्रेक के बाद बात करेंगे ये IPPs का मुस्तकबिल क्या होगा। बहुत अहम शख्सियत हमारे साथ है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, सियासत पे तो हम बहुत बातें करते हैं, मगर मैशत जो है लगता है ओवरटेक कर लेगी सियासत को। और इस पे आजकल जो एक अहो बुका का आलम है, इस तवानाई की जो मुआहदे हमने किए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब अरशद अब्बासी साहब, माहिर तवानाई हैं, बहुत से आलमी इदारों में खिदमत सरंजाम दे चुके हैं। इनसे हम बात करते रहते हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इकरामुल हक, माहिर मैशत हैं। डॉक्टर साहब, आपसे बात शुरू करता हूँ। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, ज़रूर ये बताएं कि ये पहले तो अवाम बिलबिला रहे थे, खैर उनको कौन सुनता है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो जब तक बांग्लादेश न बना दें तो उनकी सुनता कोई नहीं है। मगर ये अब हम देख रहे हैं कि सारी तफासील सामने आ रही हैं, और ये तो बड़े बड़े मुर्दे हैं जो हमारी जो कबर्ड्स में हैं। तो डॉक्टर साहब, डू यू थिंक कि इस पर हमें रिविजिट करना पड़ेगा या कुछ करेंगे, या इतने ये पावरफुल हैं कि दे आर अनटचेबल? देखिए, मसला ये कैसा भी, ये तो अब सर्वाइवल का मसला है पाकिस्तान का। अगर हम अपनी फूड सिक्योरिटी और अपनी जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी पे तवज्जो नहीं देते हैं, तो इससे तो फिर हम एक तरह से अपनी सॉवरेनिटी ही लूज कर रहे हैं। और जो भी एक मॉडर्न नेशनल सिक्योरिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर ये बहुत वाज़ेह बात होती है कि अगर आपके पास ये सिक्योरिटीज़ नहीं हैं तो गोया कि आपने अपनी रियासत की वाइबिलिटी ही खो दी। अब आप देखिए कि ये कितने सालों से हम देख रहे हैं कि जो IMF की प्रिस्क्रिप्शन थी, जो वर्ल्ड बैंक की प्रिस्क्रिप्शंस थी कि आपका तवानाई का शोबा जो है ये बिल्कुल ही हाथ से निकले जा रहा है। अगरचे ये मुआहदे करने वालों में भी आपको याद होगा
कि शुरू में वर्ल्ड बैंक का ही ये सारा फंडिंग वहाँ से आई थी, मगर जो हमने सॉवरेन गारंटीज दी, जो हमने कैपेसिटी चार्जेस के मसाइल अपने लिए खड़े किए, उससे ये पता चलता है कि आज भी हम जैसी कौमों में इतनी भी सख्त नहीं है कि हम इन लोगों को ये बता सकें कि देखिए एक चीज़ मुनाफा है वो आप ज़रूर लें, मगर ये लूट मार के जो कल्चर है और ये किसी मुल्क के ऊपर ऐसी कंडीशंस थोपने का जो कल्चर है वो तो जारी है। अब वो एक तरह हमारे हुक्मरान जो हैं उनको तो सिर्फ कमीशन चाहिए, उनको तो सिर्फ अपने किकबैक्स चाहिए, वो इन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में वो ले चुके, हम सबको पता है। अब आपको याद होगा कि एक ज़माने में जब खालिद अनवर साहब हमारे वजीर कानून थे तो मैल प्रैक्टिस का और जो था वो करप्ट प्रैक्टिस का केस भी दायर करने की कोशिश की। डॉक्टर साहब आपसे सवाल है, ये लोग सामने आ गए हैं, 106 गालिबन लोग बताए जा रहे हैं, 40 शायद IPPs हैं। कैन वी गो टू द कोर्ट, मूव द कोर्ट कि ये इस मुल्क के अवाम के मफाद के खिलाफ किए गए थे? तो क्या कोई रेमेडी है या ये जो हमारे ऊपर तलवार लटकती रहती है, सॉवरन गारंटीज दे रखी हैं हमने, ये बड़ी मुकद्दस हैं? डॉक्टर साहब इसमें कानूनी पहलू क्या है? जाहिर है कि लूट मार के लिए तो सॉवरेन गारंटीज नहीं दी जाती हैं, उसकी भी कोई प्रॉपर्टी होती है, आप के लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं और वो फंडामेंटल राइट्स फिर जाहिर है आला अदालतों को आइन के मुताबिक जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। मेरे ख्याल से तो ये बहुत पहले से ही हो जाना चाहिए था, मगर अब जाहिर है कि कंपेटिटिवनेस जो है वो इतनी हमारी जो है कम हो गई है कि बड़ी लॉबी जो अब सामने थी, एक्सपोर्टर्स जो हैं ख़ासतौर पे टेक्सटाइल्स के, वो अब सामने आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जी ये तो गवर्नमेंट के अपने जो बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर भी कैपेसिटी चार्जेस लिए जा रहे हैं। चाहे हम तो बाहर के लोगों की बात कर रहे थे या प्राइवेट इंडिविजुअल्स की बात कर रहे थे जिनके ओनर्स हैं, अब तो ये मामला सामने आ रहा है कल साहब, और जाहिर है ये तो अब बुनियादी जो है हमारे हकूक़ की बात है और इसके ऊपर आवाज़ भी उठानी चाहिए और जाहिर है कि कोर्ट्स तक भी मामला जाना चाहिए। अब्बासी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर करामुल हक साहब की, मैं आपने तो बड़ी खुलम खुला और यूँ हर TV चैनल पे आप नज़र आ रहे हैं क्योंकि यू आर स्ट्राइकिंग द राइट कॉर्ड जिसे कहते हैं। डॉक्टर अब्बासी साहब ये फरमाइए कि आप यू आर विटनेस टू दीज मुआहिदाज, जिसमें आपने बरमला कहा कि ये ना करो, चाइनीज़ ने कहा ये ना करो, फिर कुछ लोगों की तरफ आपने इशारा किया और इसके अलावा उन्होंने चाइनीज़ ने कहा ये ना लगाओ, इसमें क्या हिकमत थी? और सेकेंडली जिस तरह इन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा है कि शुडंट वी टेक देम टू द कोर्ट, और इनके सारे मुआहदे खोल के, और अब तो एप्टमा सब कह रहे हैं कि ये खोलो और पता चले ये वारदात किसने डाली थी। अब्बासी साहब। काजी साहब आपने बिल्कुल ठीक बात की है। देखिए 1994 के IPPs और 1995 के IPPs देखें तो 1995 की 2015 के जो मायदे हैं इसमें कंडीशन स्टिक और सख्त की इन्होंने बेहतर किया IPPs के लिए। तो आप ये देखें कसूरवार कौन है। उस वक्त प्लांट फैक्टर था 60, इन्होंने 85 किया। ये एक वो टर्म है ज़्यादा बेनिफिट देने के लिए IPPs को। और बात यह है कि इसका बेनिफिशरी कौन है। देखिए इसके बेनिफिशरी वही हैं जो आज से सिर्फ 2 महीने तक पहले तक कहते थे कि ये देखिए हमने 14,000 मेगावाट ऐड किया, ये देखिए हमने 13,000 मेगावाट ऐड किया, ये देखिए गेम चेंजर आ रहा है। आज जब उसको टेक्निकली इवेल्युएट करते हैं जी क्या हुआ है, आपको सच्ची बात तो हमें नुकसान जिसने पहुंचाया है वो 2015 के IPPs हैं, चाहे वो CPEC के और चाहे एक बड़े प्यारे प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी लोग बहुत बात करते हैं LNG के 4 पावर प्रोजेक्ट्स। देखिए 4 बिलियन के पावर प्लांट, उसके बाद तकरीबन 9-10 बिलियन डॉलर। अच्छा स्क्रिप्ट लेके देख सकते हैं आप, बड़ी अच्छी डायरेक्शन लेके देख सकते हैं, लेकिन देखना ये कि एक्टर कौन है। एक्टर तो ये है ना, यही लोग हैं जो सामने बैठे हुए हैं। मैं आपसे यकीन करें बड़ा सीरियसली कहता हूँ, काश अगर मुझे शहबाज शरीफ साहब मौका दें, मैं कोई 2 हफ्ते के लिए आस्तीनों बन जाऊं, इकराम साहब जो है ये इसहाक डार की जगह आ जाए। एक हाइपोथेसिस है, एक आइडियल कंडीशन है, हम काम करके आ जाए। अब्बासी साहब मैं एक और बात आपसे करना चाहता हूँ, फिर मैं इकराम साहब की तरफ आ जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस डॉक्टर साहब। लेकिन अब्बासी साहब क्यों करेंगे ये जिनकी नाक के नीचे हुआ? आपने कहा 2015 के मुआहदे हमारे गले पड़ गए जो इनकी नोज के नीचे हुए। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इनके खानदान के लोगों के नाम आते हैं, गलत या सही मुझे नहीं पता, मेरे पास कुछ चीज सबूत। व्हाई वुड दे करेक्ट इट? हु आर द बेनिफिशरीज हु मिंटेड बिलियंस एट द एक्सपेंस ऑफ दिस कंट्री कि जो आप बैंकरप्ट हो गया है?
ये ठीक क्यों करेंगे और ये वायदे क्यों खोलेंगे? ये तो सारे काले चेहरे इनके अपने सामने आ जाएंगे। अब्बासी साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। देखिए 1994 के आईपीपीज और 1995 के आईपीपीज देखें तो 1995 की 2015 के जो मायदे हैं इसमें कंडीशन स्टिक और सख्त की इन्होंने बेहतर किया आईपीपीज के लिए। तो आप ये देखें कसूरवार कौन है। उस वक्त प्लांट फैक्टर था 60, इन्होंने 85 किया। ये एक वो टर्म है ज्यादा बेनिफिट देने के लिए आईपीपीज को। और बात यह है कि इसका बेनिफिशियरी कौन है। देखिए इसके बेनिफिशियरी वही हैं जो आज से सिर्फ 2 महीने तक पहले तक कहते थे कि ये देखिए हमने 14,000 मेगावाट ऐड किया, ये देखिए हमने 13,000 मेगावाट ऐड किया, ये देखिए गेम चेंजर आ रहा है। आज जब उसको टेक्निकली इवेल्युएट करते हैं जी क्या हुआ है, आपको सच्ची बात तो हमें नुकसान जिसने पहुंचाया है वो 2015 के आईपीपीज हैं। चाहे एक बड़े प्यारे प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी लोग बहुत बात करते हैं, एलएनजी के 4 पावर प्रोजेक्ट्स देखिए, 4 बिलियन के पावर प्लांट, उसके बाद तकरीबन 9-10 बिलियन डॉलर की एलएनजी गैस आई, $2 बिलियन उनका सर्कुलेट है। आप मुझे बताएं डॉक्टर। अच्छा, मैं अब्बासी साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूं। मैं डॉक्टर साहब दो ही बातें हैं। ये जो हैंड इन ग्लव है, 1994 की बात हुई, 2015 की इन्होंने बात की। नंबर 1, ये क्यों खोलेंगे? और अब रूलिंग क्लास आपस में गुत्थम गुत्था लगती है। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कह रहे हैं जी यहाँ पे तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। तो क्या ये किसी लॉजिकल नतीजे की तरफ जाएगा? बिकॉज जो एट द हेम ऑफ अफेयर्स हैं, रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर कहीं उनके नाम ना आ जाएं, तो इसलिए आप कैसे देखते हैं इकराम उल हक साहब? देखिए कायद साहब, आपने भी और मैं अरशद अब्बासी साहब दोनों को बहुत ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ कि देखिए सच बोलना जो है वो एक बहुत बड़ी इस माशरे में अब एक जहाद बन के रह गया है। और जब हम करते हैं ऐसी बातें और फिर अरशद अब्बासी साहब ने फरमाया कि कुछ असर नहीं होता, उन ममालिक में जहाँ वाकई ही जमहूरियत है और वहाँ पे मीडिया स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे अगर ऐसा ज़रा सा भी स्कैंडल सामने आ जाए तो हुकूमतें बदल जाती हैं, अवाम उठ खड़े होते हैं। हमारा मसला क्या है कि इस वक्त हम सब ये समझ रहे हैं कि शायद ये कश्ती जो है इसी तरह ही चलती रहेगी और कभी डूबेगी नहीं। और बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि वो लोग जो बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए एक सुपरा बॉडी बनाते हैं, वो ये तो ख्याल करना चाहिए ना कि आखिर इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। आप मुझे बताइए, कोई नया आदमी इन हालात में, इस एनर्जी क्राइसिस के साथ और इस एनर्जी कॉस्ट के साथ कोई प्लांट, कोई प्रोजेक्ट लगाकर कामयाब हो? सब छोटे छोटे दुकानदार भी जो बिल उनको आ रहे हैं वो बंद करने, और किस तरह से वो अपना गुजारा कर रहे हैं। घरों के जो लोग जिनकी आमदनी जो है महदूद है और जिनकी ऊपर की आमदनी नहीं है, वो किस अजाब में मुब्तला हैं। सारी कौम को इस अजाब में मुब्तला करने के बाद अगर ये सवाल पूछा जाए कि जनाब इसका जिम्मेदार कौन है, तो जिम्मेदारी उसको लेनी चाहिए जिसने ये काम किया। मगर वो अदारे जो कि रियासत के अदारे हैं, जो कि अवाम के मफाद के लिए काम करने वाले अदारे हैं, जो कि आइन के नीचे काम करने वाले अदारे हैं, अब ये उनका काम है कि कम से कम वो इसका नोटिस तो लें। और जो बातें मैं लिखता हूँ, जो अरशद भाई साहब रोज़ आकर टीवी पे कहते हैं, जो आप फरमाते हैं, अगर ये इसी तरह ही बेअसर रहेंगी तो हम अवाम की आवाज़ क्या बनेंगे? क्योंकि जाहिर है कि यहाँ तो ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। अब आप देख लीजिए कि ब्लेम गेम में हम इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि हर कोई ये चाह रहा है कि मैं अपनी जिम्मेदारी जो थी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे फेंक दूं। देखिए बात यह है कि हम सबको पता है कि 2015 के मुआहदों के बाद किस कदर तबाही का बायस बने। आप तो कैपेसिटी बढ़ाए जाएं, आपका तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही इस काबिल नहीं है कि वो उससे आधा लोड भी उठा सके। ये बात किसी को क्या पता नहीं कि फिर आप चोरी चकारी करके सब चीज़ें, जहाँ बिजली के बिल पे नहीं होते, जहाँ और चीज़ें पे नहीं होती, वो भी आप उन कंप्लाइंट लोगों के ऊपर जो है वो उसको पास ऑन करते हैं। तो ये क्या एटीट्यूड है हमारे लोगों का कि हमने चोरी चकारी नहीं रोकनी, हमने जिन लोगों को मुफ्त में बिजलियाँ दी हुई हैं, जिन लोगों को हमने अमरात दी हुई हैं, जिनका भी बोझ मैं और आप उठा रहे हैं एज ए टैक्स पेयर, वो भी चलता रहे। फिर देखिए अब बिजनेस वाले लोग जो हैं, उसमें खास तौर पे आपने जिक्र किया, साफ कह रहे हैं कि हमें रीजनल जो है वो आप कंपेटिटिव अगर टैरिफ नहीं देंगे तो हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। भाई हम तो कंपेटिटिव नहीं रहेंगे। ले दे के एक हमारे पास यही 18
से 20 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट रह गई है। बाकी चीज़ों में तो अल्लाह माशाल्लाह हमने कभी कोशिश भी नहीं की कि डाइवर्सिफाई करें। लेकिन एनर्जी का मसला जो है ये तो मैं अर्ज़ कर रहा था बिल्कुल शुरू में, और अरशद वासी साहब इससे बेहतर रोशनी डालेंगे। ये तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। ये तो मैंने अर्ज़ किया कि दो चीज़ें, एक फूड सिक्योरिटी और एक एनर्जी सिक्योरिटी ना हो तो आपकी रियासत की वायबिलिटी ही एट स्टेक चली जाती है। अब हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि जी हमारा तो ये मिशन है, हम तो कहते रहेंगे, लिखते रहेंगे, बात करते रहेंगे, असर होता या नहीं होता फिर हम इसके ऊपर अगर जाएं और ये कहें कि हम बात नहीं करेंगे तो ये तो नहीं होगा। बात तो मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे, अरशद वासी साहब भी करेंगे। सुनने वाले सुन रहे हैं, सुने और कुछ उस पर भी आंखें खुलें। आखिर ये एक तरह का नर्शिया किसी सोसाइटी में रहता नहीं है, और ये कहना कि सोसाइटी इसी तरह चलती रहेगी कभी होगा नहीं। ये सही फरमाया डॉक्टर साहब, आपने सही कहा कि ये मफरूज़ा जो है कि ये इसी तरह चल रहा था श्रीलंका, इसी तरह कीनिया चल रहा था, इसी तरह हम मौजा कह रहे थे रोज़ाना बांग्लादेश को, और हमने देखा कि वहाँ स्लॉटर भी हुआ और लोग तड़प कर इन्फ्लेशन की वजह से न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट हर जगह पे जो है वो फीती जैसे पंजाबी में कहते हैं हो रहा है। अरे एक ब्रेक है, ये गुफ्तगू इंतहाई अहम गुफ्तगू है, हमारे साथ रहिए, एक छोटे से वक्फे के बाद हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक। अब्बासी साहब, आपने सुना डॉक्टर इकरामुल हक साहब को, इन्होंने भी आपकी तरह 2015 के मुआहदों की बात की जो हमें ले बैठे। आपका डिसेंटिंग नोट भी था, आप किस कैपेसिटी में थे जब आपने उस वक्त के एक बड़े अहम जो हमारे एनर्जी के मुआहदे कर रहे थे उन्हें आपने कहा भी कि ये ना करें, और जिनसे ले रहे थे उन्होंने भी कहा। एक तो उसकी तफसील हमें बताइए, और इज़ देयर एनी वे आउट? जिस तरह लास्ट टाइम आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि यार अगर विल हो तो 72 आवर्स में हम ठीक भी कर सकते हैं, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा अब्बासी साहब। काजी साहब, मैंने आज भी आपको एक नोट भेजा है, वो ये भेजा है कि आज भी अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में कोई सीरियस बंदा है तो मैं उसको खून से लिख के देने को तैयार हूँ। 600 बिलियन से लेके 800 बिलियन तक सर्कुलर डेट कम हो सकता है, ये टेक्निकली पॉसिबल है। अगर ये उसके लिए जी हमारी जान भी हाजिर है, लेकिन मसला है कि आवाज़ कौन सुनेगा, कोई है सीरियस? अब जो दूसरी आपने बात की है, देखिए ये 2014 के शुरू में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी सीपेक के अनाउंस से पहले, उसमें मुझे भी बुलाया गया था, और मेरी वहाँ पे बहुत सारे वो जो लोग जो पावर प्लांट के मैन्युफैक्चरर थे कोल के, उनसे मुलाकातें हुई। आप यकीन करें कि उन लोगों ने बताया कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, और वापसी पे आके एक मैंने पॉलिसी ब्रीफ लिखा, वो आज भी ओपन सोर्सेज इंटरनेट पे है, इसकी ईमेल में है एहसन इकबाल साहब की और इसाक डार साहब की ईमेल बॉक्स में है, अगर कोई बंदा फोरेंसिक ऑडिट कराए। मैंने ये कहा था कि आपने जो पावर प्लांट लेने ये इस कैटेगरी के लेने, उसे कहते हैं अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, आपने वो नहीं लेने जो कि वो डिसमेंटल वहाँ पे कर रहे हैं। यानी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आपने गाड़ी मर्सिडीज लेनी है, मेहरान नहीं लेनी। मेरी इसी बात को, मेरी उसी पॉलिसी ब्रीफ को बाद में बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने मुझसे कंसल्ट किया, और उस गवर्नमेंट ने वो पावर प्लांट लगाए जो मैंने रिकमेंड किए, लेकिन इन्होंने आज तक ये काम नहीं किया। और अगर ये किया होता नहीं, जब आप अब्बासी साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक बात क्लैरिटी चाहता हूँ। आपने मर्सिडीज़ और मेहरान की मिसाल दी। आप ये कहना चाहते हैं कि हम कचरा उठा लाए इन मुआहदों में और पैसे हमने मर्सिडीज़ के दिए? एम आई राइट इन अंडरस्टैंडिंग दिस अब्बासी साहब? देखिए, जो पावर प्लांट विंड जो लगे हैं इसके कोल के, वो कहते हैं ना रिजल्ट तो बता देता है उसके मीटर्स के ऊपर कि जब उनकी एक्चुअली एफिशिएंसी जो मैयर है, गेज है, जिससे यार्ड स्टिक है, जिसे मैयर कर सकते हैं, वो 40-45 से ऊपर नहीं, वो नहीं है, बल्कि 35-36 है। ये मैयर है। आज देखें साहिबा, बिन कासम और जो हबको, जो बड़े 5000 मेगावाट के टोटल बनते हैं, उनकी एफिशिएंसी क्या है, इसको तो हम कभी नहीं छुपा सकते। देखिए, चाहे गाड़ी के ऊपर जो मर्जी टैग लगा दें, लेकिन जब उसकी फ्यूल कंजम्पशन है उसको तो नहीं छुपा सकते। इन्होंने ये काम किए, ये हमने अपने हाथों से काम किए हुए हैं। अगर आप मुझसे और पूछना चाहते हैं तो मैं आपके प्रोग्राम में बताता हूँ। हमारा एक कौंसल जनरल हुआ करता था पाकिस्तानी, जो शंघाई में था। वो चाइनीज़ बड़े अच्छे बोलते थे, और उनकी शादी भी एक चाइनीज़ खातून से हुई थी। आज मैं काइफ साहब आपको बता भी देता हूँ।
वो हमारे रैबर बन गए थे, उस पर कोई इतराज़ नहीं है। आपको पता, जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी तो वो एक वज़ीर बन के, कभी किसी ने पूछा ये वज़ीर कहाँ से आए हैं? ये रिटायर्ड हो गए थे। बात ये है कि आज कभी उनको बुलाया जाए, और काश आप और इकराम साहब उनको बादशाह मस्जिद ले जाएं, कहेंगे, उनका नाम ख्वाजा है, मैं इतना बता दूं कि ख्वाजा साहब आप बताएं ये आपने क्या करवाया, आप ही कुछ होश कर लेते, आपकी मौजूदगी में ये सारी बातें हुई हैं। तो ये बातें सर ऐसे नहीं हैं। यानी आप दोनों हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का एक तो कॉन्सेंसस है, एक तो वो 94 वाले मुआहदे भी जो हैं उसकी तो तफसील हमने पढ़ी जो डॉक्टर कमाल मुनीर साहब ने दी थी फाइनेंशियल टाइम्स में, लेकिन ये 2015 ले डूबा। एम आई राइट इन अंडरस्टैंडिंग दिस बासी साहब? और फिर मैं आता हूं काजी साहब, देखिए वो तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी अक्सर बात होती रहती है, इज़ ए वेरी गुड इकोनॉमिस्ट। बात ये हो रही है कि जो 1994 के हैं वो तो एक क्लिक यानी टिक करें तो आज ग्रिड से ऑफ हो सकते हैं, और वो एक टर्म है, टेक और पे के बजाय टेक एंड पे आ सकते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो एक विल चाहिए, वो तो हो गए, उसका मसला नहीं है। मसला उनका है जो 2015 के हैं। अब सुना है कि आज वज़ीर मोहतरम ये चाइना गए हुए हैं, और चाइना जेके सुना है कुछ मामला तय कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, मैं भी गवर्नमेंट ऑफ चाइना का एडवाइज़र रहा हूं। आप देखें काई साहब, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, ये चॉइस इनकी अपनी थी कि इन्होंने क्या सिलेक्ट किया, उनका कसूर नहीं है। पूरी दुनिया में जो कोल पावर प्लांट है नंबर 1 जो है वो चाइनीज़ है। आप शुरू कर दें म्यांमार से लाके अर्जेंटीना, इवन यूरोप तक, वहाँ पे कसूर उनका नहीं है, कसूर हमारे नेताओं का है जिन्हें हमने आपने सेलेक्ट करके भेजा, ये इन्होंने काम किया। कसूर है नेपरा का। देखिए ये सारी बातें बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड के ऊपर हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल आपसे करके तो फिर मैं इजाज़त भी चाहूँगा। डॉक्टर इकराम हक साहब, ठीक किया एवो मोरालेस ने मुआहदे उठा के परे मारे बोलीविया में, और कुछ नहीं हुआ उसे। जब वो प्रेसिडेंट बना, एक गदड़िया था, कोई हार्वर्ड का ग्रेजुएट नहीं था। इसी तरीके से महातिर मोहम्मद ने किया, आपने मुझे बताया था कि उन्होंने डिफेंड ही नहीं किया। डू यू थिंक कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि विल हो तो वी कैन करेक्ट इट और हम अपने इस मुल्क को रिट्रीव कर सकते हैं? डॉक्टर साहब कई साहब, देखिए दो पहलू हैं इसके। जो शहबाज साहब ने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है कि हम इसको 72 आवर्स में कम से कम हम ये जो करेक्टिव मेजर्स लेकर इसका सर्कुलर डेट का कम से कम 700 से 800 अरब रुपए कम कर सकते हैं। मगर बुनियादी सवाल ये है कि जो अरशद अब्बासी साहब ने भी उठाया कि उस ज़माने में ये चॉइस की गई, ये सिर्फ मेयर नेग्लिजेंस नहीं थी, ये एक बड़ा विलफुल और सोचा समझा काम था, जिसके ज़रिए मैं मुझे कोई तामुल नहीं है कहने में कि असल नीयत जो थी वो किकबैक्स की थी। जाहिर है कि जब आपकी नीयत ये हो कि हमने हर प्रोजेक्ट में किकबैक्स ही लेने हैं और इसके अलावा हमने ज़िंदगी कोई मकसद नहीं है, तो आपने कौमी मफाद का सौदा किया। आपने ना सिर्फ लूट एंड प्लंडर की, बल्कि आने वाली नस्लों को भी हमें कर्जों के जाल में फंसा दिया, हमें मुस्तकिल हमारी इकॉनमी को तबाह कर दिया। मैं अर्ज करता हूँ बार बार कि जहाँ आप एनर्जी का इशू सॉल्व नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं होता। अभी आप देखिए कि मैं स्विट्जरलैंड से कल ही पहुँचा, वहाँ पे 40% वो ले रहे हैं न्यूक्लियर से, बाकी उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज, हर ट्रेन उनकी, हर ट्रैम उनकी, हर चीज़ जो है बिजली से चल रही है। और आप कंपेटिटिव देखें उस कंट्री ने की कि आप हैरान होंगे कि उन्होंने अपनी एनर्जी का, जहाँ हालात कंडीशंस भी, बर्फ भी है, बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ भी हैं, ये सही फरमा रहे हैं अरशद अब्बासी साहब के जहाँ विल होती है वहाँ वे भी होता है। मगर कम से कम जो करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं, जिसका मैंने बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू कर रहे थे आप, रोकने को दिल नहीं करता आपको डॉक्टर इकराम हक साहब, अरसी साहब। नाजरीन, जिस तरह कहा, कोई दर्द दिल रखने वाले या कोई हुक्मरानों में कोई हो जो इस मुल्क को रिट्रीव करे, इससे जिस तरह उन्होंने किक बैक्स की बात की डॉक्टर साहब ने, ये किक बैक्स का रिज्क ना बने और हमारी नस्लों का मुस्तकबिल ठीक हो। इसलिए हम भी रोते रहते हैं, रोते रहेंगे जब तक आवाज़ है, आंसू हैं और जिंदा है। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।